रीबॉर्न ऑफ वॉरियर मात्री। चैप्टर 4। रात का समय था और अनंत इंस्टीट्यूट में पार्टी पूरे जोर शोर से चल रही थी जब शशक ने साहित्य को बाहर जाते हुए देखा था। शशक की आंखें सिकुड़ गई तो वहीं साम्राज्य ने कहा कि वो जानता है कि साहित्य कहाँ जा रहा है। शशक ने अपना सिर हिला दिया, लेट्स गो। इतना कहकर उसने पलटकर धरा और मोहित की तरफ देखा। मोहित, धरा। दोनों ने पलटकर उसकी तरफ देखा तो शशक ने उन्हें साथ आने का संकेत दिया। धरा और मोहित ने एक दूसरे की तरफ देखा और शशक की तरफ आने लगे तो साम्राज्य ने बिल्कुल हल्के से कहा, तुम इन्हें भी साथ लाने वाली हो? हाँ, मैं इतनी मूर्ख नहीं हूं कि किसी भी परिस्थिति में अकेले जाकर भिड़ जाऊं। दूसरा, मुझे तुम पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है साम्राज्य, शशक ने आराम से कहा तो साम्राज्य ने अपनी पुतलियां घुमा ली। मुझे भी ट्रिपल बी से मार खाने का कोई शौक नहीं है। सबको पता है कि जब तुम्हारी सटकती है तो तुम क्या क्या कर सकती हो। शशक ने कोई जवाब नहीं दिया और वहीं धरा और मोहित उन लोगों के सामने आकर खड़े हो गए। मोहित ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ शशक? किधर जाना है? कुछ लोगों की असलियत जानने, शशक ने ठंडी आवाज में कहा और सीधा दरवाजे की तरफ पलटकर उस तरफ बढ़ गई। धरा और मोहित ने साम्राज्य की तरफ देखा तो उसने अपने कंधे झटक दिए और फिर शशक के पीछे चला गया। धरा और मोहित भी उसी तरफ बढ़ गए। शशक ने अपनी शर्ट की बाजुओं को समेट लिया था। उसका दिमाग घूम रहा था। 3 महीने पहले जब उसने साहित्य से कहा था कि क्या वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए क्योंकि अगले साल शशक विदेश के लिए अप्लाई करने वाली थी। उसे वहां पूरी स्कॉलरशिप मिल रही थी। इस पर साहित्य ने कहा, मुझे कुछ टाइम दो शशक। आई विल गिव यू माई आंसर। इसके उत्तर के बैंगन का भरता। पिछले 1 साल से किसी के साथ ये रिश्ते में है बंदा और शशक से समय मांग रहा था। ये तो भला वही बात हो गई है कि तुमने बिरयानी खा ली हो और पूछे जाने पर कहते हो कि अभी चावल बीनने हैं। शशक को वो पल भी याद आया जब शशक ने अभी पिछले हफ्ते ही साहित्य के लिए वीजी का बेस्ट फ्रेंड लॉकेट खरीदा था। काफी महंगा था लेकिन शशक ने अपनी पॉकेट मनी 1 साल तक इकट्ठी की थी। इस पर धरा ने कहा था, शशक यार, तू इतना प्यार करती है उससे पर ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? आई मीन, अगर उसने तुझे रिजेक्ट कर दिया तो क्या? मूव ऑन कर जाऊंगी? शशक ऐसी लड़की नहीं है कि एक लड़के के पीछे अपनी पूरी जिंदगी का सत्यानाश कर ले। मैं प्यार में विश्वास रखती हूँ लेकिन बलिदान में नहीं, और अपने बलिदान में तो बिल्कुल नहीं। मोहित ने उसे फिर छेड़ते हुए कहा, अच्छा तो मैडम, अगर कोई कभी ऐसा बंदा मिला तुझे जो तेरे लिए आपने आप को सैक्रिफाइस कर दे तो तू क्या करेगी? तो शशक फिर उसको किंग बनाकर रहेगी। शशक कभी भी प्यार को नहीं भूलती है। शशक ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। शशक ने सब कुछ याद करके एक लंबी सांस छोड़ी। अब समय आ चुका है कि वो जिंदगी में आगे बढ़े। भाड़ में गया साहित्य, भाड़ में गया उसका प्यार। शशक इतनी कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं है कि किसी लड़के के लिए अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए। सोचते हुए शशक गैलरी तक पहुंच गई थी। उसने फिर एकदम से दरवाजा खोल दिया और सामने देखते ही उसकी आंखें फैल गईं। गैलरी के बाहर बालकनी को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था और पीछे दीवार पर काफी सारे गुब्बारों के बीच लिखा गया था, हैप्पी 1 ईयर माई लव। उसके ठीक सामने साहित्य अपने एक घुटने के बल बैठा हुआ था और उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ा रखा था जिसमें वही ब्रेसलेट था। सब वहां मौजूद थे, शशक के कमेटी वाले दोस्त, सुहानी, तनिष्क, अजय और भी कई सारे लोग। साहित्य का छोटा भाई ग्रंथ भी वहीं पर खड़ा था और उसके चेहरे पर हल्की सी चिढ़ थी। आवाज सुनकर सब उस तरफ पलटे और सबके चेहरे की मुस्कान एकदम से गायब हो गई। सब हक्के बक्के हो गए थे और साहित्य एकदम से खड़ा हो गया। उसने आतंकित आवाज में कहा, शशक, तुम यहाँ पर कैसे? सिर्फ शशक ही नहीं, हम लोग भी आए हैं तुम्हारे एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन में। कहते हुए साम्राज्य अंदर आ गया। उसके साथ साथ धरा और मोहित भी अंदर आ गए। उनकी आंखें भी हैरानी से फैल गई थी। मोहित ने एकदम से कहा, यू बास्टर्ड,
और आगे बढ़ना चाहा, लेकिन शशक ने अपना हाथ बढ़ा दिया। मोहित ने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो वहीं धरा ने उसे पीछे रोक लिया। शशक को संभालने दो। इतना कहकर वो अपने से आगे खड़ी शशक को देखने लगी। शशक अपने किरदार से उल्ट बिल्कुल शांत खड़ी थी और उसकी नजरें बिल्कुल सामने स्थिर थी, जहां पर साहित्य की बगल में रंगोली खड़ी थी। रंगोली भी हैरान परेशान होकर उसकी तरफ देख रही थी। अचानक से शशक ने अपनी पुतलियां घुमाईं और वहां देखा जहां पर साहित्य ने उसका दिया हुआ लॉकेट पहना हुआ था। शशक की आंखें सिकुड़ गईं। वो हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ने लगी। रंगोली ने ये देखकर एकदम से साहित्य की बाह पकड़ ली और साहित्य ने अपना हाथ आगे कर दिया। शशक, आई कैन एक्सप्लेन। सबसे पहले तो तुम वहां पर ही रुक जाओ, हम लोग आराम से भी बात कर सकते हैं। शशक ने कुछ नहीं कहा। उसकी नज़र उसी चांदी के बने हुए लॉकेट पर थी। वीजी के द बेस्ट फ्रेंड स्टिल इन्फिनिटी कलेक्शन की एक खास बात थी कि आप अपना डिज़ाइन भेजकर लॉकेट बनवा सकते थे, और शशक ने 3 रातें जागकर ये डिज़ाइन बनाया था। ये एक प्रकार का मंडाला वृत्त था, जिसके अंदर एक और वृत्त था जिसमें एक तलवार शशक हुई थी। अंदर वाले वृत्त से 8 अनंत चिन्ह बाहर वाले वृत्त को छू रहे थे। 8 नंबर अध्यात्म और वास्तविकता के बीच के स्तर को दिखाते थे, तो वहीं वृत्त एक तरीके से समय से परे का प्रतिनिधित्व करता था। अनंत चिन्ह जहां अंतहीनता का प्रतिनिधित्व करते थे, तो वहीं उसके साथ साथ तलवार सुरक्षा और शक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी। शशक ने ये बहुत सोच समझकर बनाया था, लेकिन साहित्य इसके योग्य नहीं था। शशक सीधा जाकर साहित्य और रंगोली के सामने खड़ी हो गई। शशक की मुट्ठियां भिंच गई थी। शशक का तो मन कर रहा था कि अभी के अभी इस साहित्य को कूट डाले, लेकिन नहीं, वो उसके भी योग्य नहीं था कि शशक उस पर गुस्सा भी करे। सोचते हुए शशक ने एकदम से अपना हाथ उठाया और रंगोली चीख पड़ी। शशक! शशक ने एकदम वो लॉकेट तोड़ लिया और ठंडी आवाज में कहा, तुम इसके लायक नहीं हो। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है और ये उस इंसान के पास रहना चाहिए जिसे इसकी कद्र हो। इतना कहकर शशक ने उसे अपनी पैंट की जेब में डाल लिया और फिर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 1 ईयर एनिवर्सरी। भगवान करे कि तुम लोग हमेशा हमेशा के लिए साथ में रहो। साहित्य और रंगोली ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो शशक ने आगे कहा, लेकिन कभी खुश नहीं रहो। इतना कहकर वो पलटी और जाने लगी कि साहित्य ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया। शशक, मेरी बात तो सुनो। मैं एक्चुअली में। शशक रहे अपना हाथ झटके से छुड़ा लिया और उसकी तरफ पलट गई। मैंने कहा था ना कि अगर ऐसा कुछ भी हो तो मुझे बताया देना। लेकिन नहीं, तुम यहाँ 1 साल की एनिवर्सरी मना रहे हो। कब बताते मुझे? शादी का कार्ड देते वक्त। शशक, मैं तुम्हारे साथ अपनी दोस्ती नहीं तोड़ना चाहता था। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। शब्द साहित्य सर, शशक ने कहा तो साहित्य ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। शशक ने ठंडी आवाज में कहा, हम दोस्त हैं, नहीं थे। ये दोस्ती इसलिए नहीं टूटी कि तुम किसी के साथ रिलेशन में हो, बल्कि इसलिए टूटी है क्योंकि तुमने झूठ बोला। साहित्य ने तुरंत कहा, शशक प्लीज डोंट डू दिस टू मी, प्लीज लिसन टू मी। रंगोली उसकी बगल में खड़ी दोनों की तरफ देख रही थी। उसके हाथ भिंच गए और उसने आगे बढ़कर शशक का हाथ पकड़ लिया। शशक, साहित्य तुमसे कुछ नहीं छिपाना चाहता था, लेकिन तुम खुद सोचो अपने टेम्पर के बारे में, अपने बिहेवियर के बारे में। कोई नहीं जानता है कि तुम गुस्से में क्या कर देती हो, इसलिए हम लोग तुम्हें नहीं बता रहे थे। शशक ने उसकी तरफ देखा। हाथ छोड़िए मेरा। शशक, शशक मेरी बात सुनो। लिसन, साहित्य तुमसे कभी प्यार नहीं करता था। तुम जबरदस्ती उसकी लाइफ में रह रही थी। शशक, तुम्हारे पागलपन के बारे में कौन नहीं जानता। साहित्य को डर था कि तुम कहीं मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दो। रंगोली ने बिल्कुल हल्की सी आवाज में कहा। अब शशक को गुस्सा आ गया। उसने एकदम से अपना हाथ छुड़ा लिया। जस्ट लीव माई ब्लडी हैंड। शशक ने इतने जोर से अपना हाथ नहीं झटका था, लेकिन फिर भी रंगोली संभाल नहीं पाई और वो दूसरी तरफ जाकर गिर गई। रंगोली! साहित्य एकदम से उसके पास जाकर बैठ गया। उसने रंगोली को पकड़कर उठाना चाहा,
इसी बीच सुहानी आगे आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? इतना कहकर उसने शशक को अपनी तरफ घुमाया और एक जोर तमाचा शशक के गाल पर मार दिया। शशक का अब दिमाग घूम गया। सुहानी ने वहीं तीखी आवाज में कहा, तुम्हें इतने चांटे पड़ चुके हैं, लेकिन तुम गंवार की गंवार ही रहोगी हमेशा, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। बेवकूफ। शशक एकदम से पलटी और उसने सुहानी को एक जोरदार मुक्का मार दिया। सुहानी एकदम से लड़खड़ा कर दूसरी तरफ जा गिरी। यू ब्लडी बिच। तनिष्क एकदम पीछे से आया और उसने शशक को उसकी कॉलर से पकड़ लिया। शशक ने उसका हाथ पकड़ लिया और एकदम से उसके हाथ को मरोड़कर उसके घुटने के ठीक पीछे एक जोरदार किक मार दी। तनिष्क सीधा नीचे जा गिरा और शशक ने उसका हाथ पूरा मोड़ दिया। तनिष्क की चीख निकल गई तो शशक ने उसे छोड़ दिया और ठंडी आवाज में कहा, आई वॉज लिविंग। तुम्हारे ही लव बर्ड्स ने मुझे रोका था। इतना कहकर शशक सीधा खड़ी हो गई और उसने सुहानी की तरफ देखा। शशक का मुक्का खाकर सुहानी का गाल नीला पड़ चुका था। शशक लापरवाही से जाने के लिए पलट गई, लेकिन उसके ठीक बीच साहित्य एकदम से चिल्ला दिया, तो रंगोली सही कहती थी, जैसी पागल तुम्हारी माँ थी वैसे ही तुम भी पागल हो। यू आर अ क्रेजी बिट जस्ट लाइक हर एंड यू आर डॉट। उसके कहते कहते ही शशक पीछे हवा में घूमी और उसने एक जोरदार किक साहित्य के मुंह पर दे मारी। साहित्य जाकर रेलिंग से जा टकराया और रंगोली मुंह पर हाथ रखकर चीख उठी। शशक ने कठोर आवाज में कहा, और किसी को मेरे या मेरी माँ के बारे में कुछ बकवास करनी है? जस्ट कम टू मी एंड से इट। पूरी बालकनी में सन्नाटा छा गया। वहीं ग्रंथ आराम से खड़ा शशक की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। इसी बीच तालियों की आवाज आई तो सबने उस तरफ देखा। साम्राज्य हल्के से तालियां बजा रहा था। उसने फिर आराम से कहा, दैट्स हाउ यू शुड ट्रीट अ बैड फ्रेंड एंड चीटर। वेल डन शशक, यू डिड अ ग्रेट जॉब। शशक ने कुछ नहीं कहा और एकदम वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने मोहित और चरा की बगल से निकलते हुए कहा, जस्ट लीव मी अलोन फॉर सम टाइम। दोनों ने अपना सिर हिला दिया। वो जानते थे कि शशक का जब भी दिमाग खराब होता था वो कुछ देर अकेले रहना पसंद करती थी। उसको कुछ समय लगता था, लेकिन कुछ समय पश्चात वो स्वयं ही वापस आ जाती थी। लेकिन इस बार ये समय शायद कुछ ज्यादा ही लंबा जाने वाला था, जिसके बारे में ना शशक जानती थी और ना कोई और। रात गहराती जा रही थी और यूनिवर्सिटी की पार्टी अभी भी चल रही थी, लेकिन शशक बहुत तेज गुस्से में थी। साहित्य और उसके दोस्तों को पीटकर वो छत पर जाना चाहती थी ठंडी हवा खाने, लेकिन छत का दरवाजा ही पूरी तरह से बंद था। शशक सीढ़ियों पर बुदबुदाते हुए आई और अचानक से उसकी नज़र सामने की तरफ पड़ी। उसके ठीक सामने वही लाइब्रेरी थी जिसे सब भूतिया मानते थे, और वहां से एक लड़का गायब भी हुआ था। वही लाइब्रेरी जहां रात के वक्त में जाना मना था। शशक ने अपना बैग कसकर पकड़ लिया। उसके बैग में उसके पसंदीदा पार्ले जी बिस्किट थे। जब भी वो परेशान या उदास होती थी वो पार्ले जी खाती थी, जैसे इस वक्त भी उसके हाथ में एक पार्ले जी का बिस्किट था। शशक कुछ देर उस लाइब्रेरी के दरवाजे की तरफ घूरती रही। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, साले इंसानों से तो ये भूत कहीं ज्यादा अच्छे होते हैं। भाड़ में जाए सबके सब साले। इतना कहकर शशक तेजी से लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गई। वैसे तो नियम के अनुसार लाइब्रेरी का दरवाजा बंद होना चाहिए था, पर शशक ने जब उसे खोला तो वो आसानी से खुल गया। शशक ने एकदम से कहा, अबे स्टूडेंट्स ना आए तो इसके लिए ताला लगाकर रखो ना। अब गलती तुम्हारी है कि मैं अंदर जा रही हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने ताला नहीं लगाया है। इतना कहकर उसने दरवाजा खोला और लाइब्रेरी के अंदर चली गई। वहां हल्का सा अंधेरा था, लेकिन शशक कहाँ ही डरने वाली थी। उसने दरवाजे के पास हाथ मारा तो उसका हाथ बिजली बोर्ड पर पड़ा। शशक मुस्करा दी और उसने लाइट जला दी। जैसे ही उसका नजर सामने पड़ी उसने एकदम से कहा, अबे इसकी चॉकलेट का डार्क कलर, इतना बड़ा खजाना छिपा कर रखा है। सब साले यूनिवर्सिटी वाले नर्क में जाकर तले जाएंगे, बहुत बड़ा पाप है ये।
इतना कहकर वो अंदर चली गई और उसके पीछे से दरवाजा बंद हो गया। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, गैलरी में से एकदम से काली मकड़ियां तेजी से उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगीं। वो संख्या में इतनी ज्यादा थी कि गैलरी भी पूरी काली पड़ गई थी। वो सारी जाकर दरवाजे के ऊपर चढ़ गईं। देखते ही देखते उन्होंने उस दरवाजे परंतु ढेर सारे जाले बुन दिए। कुछ समय बाद मकड़ियां सारी नीचे उतरकर यहाँ वहाँ चली गई और कुछ ऐसे गायब हो गई कि मानो वहाँ कभी थी ही नहीं। उनके पीछे रह गया तो वो दरवाजा जो उन काले मकड़ी के जालों के कारण बिल्कुल भी नजर ही नहीं आ रहा था। जालों ने उसे पूरी तरह से ढक लिया था। वहीं गैलरी के अंदर एक अलग सी दुनिया थी। वो लाइब्रेरी काफी ज्यादा बड़ी थी और फर्श से लेकर छत तक अलमारियों से अटी पड़ी थी जिसमें किताबें ही किताबें थी। शशक का मुंह हल्का सा खुला रह गया। उसने तुरंत पार्ले जी का हाथ में पकड़ा, बिस्किट मुंह में डाला और फिर किताबें टटोलने लगी। वहां पर हर क्षेत्र की किताबें थी और लगभग 2-3 हजार किताबें तो वहां होगी ही होंगी। शशक की तो लॉटरी लग चुकी थी। शशक को मानो उपन्यासों का नशा था। वो एक बार कोई उपन्यास पढ़ने बैठती तो उसे खत्म करके ही दम लेती। उसे बहुत मजा आता था खूनी उपन्यास पढ़ने में और फैंटेसी तो उसकी पसंदीदा विधा थी। किताबों के चक्कर में शशक ये तक भूल गई थी कि अभी कुछ देर पहले पार्टी में क्या हुआ था। शशक आराम से किताबें ढूंढ ही रही थी कि तभी अचानक से पीछे से एक आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। शशक एकदम से चौंक उठी। वो एकदम से पीछे पलटी तो उसके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसने एक ग्रे रंग की शर्ट पहन राखी थी और उसी रंग की पेंट भी। हल्के से लंबे बाल, आंखों पर मोटा सा चश्मा और चेहरे पर झुर्रियां। शशक अपनी पलकें झपकाने लगी। उसने मुंह में अभी भी पार्ले जी का बिस्किट था। अपने बिस्किट को पूरा खा लो, ऐसे आधा बाहर निकाल कर रखा है, उस आदमी ने कहा तो शशक ने तेजी से बिस्किट खाया तो वहीं उस आदमी ने एक बड़ा सा किताब जैसा कुछ मेज पर रख दिया। शशक ने हल्के से पूछा, आप लाइब्रेरियन है क्या? हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ आया हूँ। मेरा नाम वास्तव है, कहते हुए वो मरा। आदमी पलटा तो शशक ने हैरानी से कहा, ए करना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। मुझे कंप्लेंट में नाम लिखना है तुम्हारा, वास्तव ने आराम से कहा। शशक ने मुंह बना लिया, मैं झूठा नाम भी बता सकती हूँ। मैं तुम्हारा स्टूडेंट आईडी नंबर भी मांगने वाला था। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी बताओ। ठीक है, इतना भी ज्यादा क्या ही हो जाएगा। शशक नाम है मेरा। मैं बस यहाँ इसलिए आई क्योंकि मेरा किसी का सिर फोड़ने का मन था और इसीलिए मुझे अकेला रहना था ताकि मैं सच में किसी के साथ ऐसा ना कर दूं कहीं। वास्तव उसे देखता रहा। फिर उसने बाहें लपेट ली, वैसे तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन यहाँ निकाल सकती हो। मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानती। बहुत बार अजनबियों के सामने अपना गुस्सा उतारना अच्छा रहता है। मुझे भी थोड़ा टाइम पास मिल जाएगा। आप मेरी दुख भरी कहानी को अपना टाइम पास बनाना चाहते हैं थे तो वही बात हो गई कि किसी की नई बनियान फट गई और कोई कहे कि चलो पोछा लगा लेते हैं। शशक बिड़ गई। वास्तव हल्के से हंस पड़ा, तुम सच में बहुत खतरनाक एग्जापन देती हो। बोर, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो तुम्हारी मर्जी, तुम जा सकती हो। इतना कहकर यो फिर से पलटकर उस बड़े से मेज के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। शशक उसकी तरफ देखते हुए 1 मिनट के लिए कुछ सोचती रही। फिर वो आगे बढ़ी और वास्तव के बगल में एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। वास्तव हल्के से मुस्कुरा दिया और उसकी तरफ पलट गया, कही, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? शशक ने एक लंबी सांस छोड़ी और फिर वो अपनी सारी कहानी बताने लगी। लगभग 12 बज गए थे जब शशक ने अपनी कहानी खत्म की। वास्तव उसकी कहानी बिना कुछ कहे पूरे ध्यान से चुपचाप सुनता रहा था। शशक ने उसे सब कुछ बिना किसी लागलपेट के बोल दिया था। सब कुछ सुनने के बाद वास्तव ने कहा, तुमने प्यार के भी अपने किरदार को बदलना चाहा। अगर तुम साहित्य को पहले ही अपने आप को फॉर ग्रांटेड नहीं लेने देती तो आज ये नौबत नहीं आती। उसकी असलियत पहले ही सबके सामने आ चुकी होती।
शशक पीछे कुर्सी पर पसर गई। क्या फायदा है ये सब बोलने का? सब मुझे गलत समझते हैं। सच में बहुत मुश्किल होता है अपने लिए चीजें बदलना और करना। कोई आपको नहीं समझ सकता है। अगर ऐसा तुम्हें लगता है, अगर ऐसी ही बात है तो मुझे इस कहानी का अंत बनाने में मेरी हेल्प करो। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके किरदारों को समझो और डिसीजन लो कि इस कहानी का क्या अंत होना चाहिए। वास्तव ने वो अजीब सी किताब उसकी तरफ खिसका दी। शशक सीधा उठकर बैठ गई। उसने हैरानी से कहा, ये किताब? मैं इसे लिख रहा हूँ लेकिन अभी तक अंत तय नहीं कर पाया हूँ। तुम इनके किरदारों को समझो और मुझे बताओ कि तुम क्या एंडिंग चाहती हो। जो तुम चाहोगी मैं वही लिखूंगा। अरे पर इतनी मोटी किताब, इसे सच में आपने लिखा है? आप टाइप भी कर सकते थे ना? यूं समझ लो कि मुझे लिखने में मजा आता है। अलग अलग किरदारों की अलग अलग कहानियां अलग अलग समय में। इतना कहकर वास्तव उठ खड़ा हुआ। तुम पढ़ लो, मैं ऊपर की मंजिल पर जा रहा हूँ। काफी लंबा सफर करके आया हूँ तो थोड़ा थक गया हूँ। बताना मुझे, क्या एंडिंग सोची तुमने? इतना कहकर वो दूसरी तरफ लगी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया तो वहीं शशक किताब की तरफ देखने लगी। इसी बीच वास्तव पलट गया और हाँ, शशक ने उसकी तरफ देखा तो वास्तव ने कहा, ये सीजन 1 है। दूसरा सीजन जानना हो तो तुम्हारे बाईं तरफ का जो दरवाजा है उसे खोलना। वहां कमरे में एक अलमारी है, उसके अंदर दूसरा ड्राफ्ट रखा हुआ है मैंने। ठीक है, मुझे मत ढूंढना उसके लिए। इतना कहकर उसने अपना हाथ हिला दिया और फिर पलटकर सीढ़ियां चढ़ गया। वहीं शशक ने अपने बाईं तरफ देखा तो वहां एक काला और छोटा सा दरवाजा था। शशक ने अपना सिर झटक दिया और किताब का पहला पन्ना पलटकर उसे पढ़ने लगी। किताब के पहले पन्ने पर उसकी शीर्षक सुंदर बड़े बड़े काले शब्दों में लिखा हुआ था, जिसे शशक ने हल्के से मुंह में ही बुदबुदाते हुए बोल दिया, वॉरियर मात्री। चैप्टर 5। रात का समय था और उस लाइब्रेरी में बिल्कुल चुप्पी सी छाई हुई थी। वहां पर एक बड़े से मेज के किनारे पर अपना गोल और सुनहरी रिम का चश्मा लगाए शशक उस किताब को पढ़ रही थी जो उसे वास्तव देकर गया था। शशक को फैंटेसी बहुत ज्यादा पसंद थी, इसलिए वो फिलहाल के लिए साहित्य, रंगोली और बाकी लोगों के बारे में भूल चुकी थी। उसने उस किताब का पहला पन्ना खोला तो उसका शीर्षक था सारंगी। शशक की नज़र एकदम से अपने बैग में लटके हुए उस किचेन पर पड़ी जो एक सारंगी था। पता नहीं क्यों उसके पापा उसे इस कीचेन को हमेशा उसे अपने साथ रखने के लिए कहते थे, इसलिए शशक के साथ ये हमेशा रहता था। और अब जो उसे किताब मिली थी वो भी सारंगी के नाम से ही थी। शशक ने अपना सिर झटक दिया। अजीब सा संयोग था, लेकिन शशक फिलहाल के लिए किताब में डूबना चाहती थी तो उसने पढ़ना शुरू किया। ये एक राज्य की कहानी थी जिसका नाम रुद्रन्मय था। वास्तव में ये कभी 2 राज्य हुआ करते थे, रुद्रशाखा और वमन्य, लेकिन एक बार एक पड़ोसी राज्य ने वमन्य पर आक्रमण कर दिया। ऐसे में वमन्य के राजा ने रुद्रशाखा के राजा से मदद मांगी और उसी की मदद से उन दोनों ने मिलकर पड़ोसी राज्य कालभीरा को हराकर भगा दिया। उसके बाद रुद्रशाखा के राजा ने वमन्य के राजा से संधि करके उन्हें अपने राज्य में मिला लिया और एक नए राज्य का नाम किया, जिसे नाम दिया रुद्रन्मय। यहाँ इस राज्य में 2 राजपरिवार थे, परंतु मुख्य राजपरिवार और शाखा राजपरिवार उन्हें नाम दिया गया था। मुख्य राजपरिवार रुद्रशाखा का राजपरिवार था। शाखा राजपरिवार फिलहाल के लिए प्रधानमंत्री की भांति अपनी भूमिका निभाता था, परंतु उनकी उपाधियां राजा एवं राजकुमार, राजकुमारी ऐसी ही होती थी। ये संसार एक आध्यात्मिक संसार था। यहाँ हर किसी के पास एक विशेष शक्ति थी एवं जब वो युद्ध करते थे तो उनकी शक्तियाँ किसी भी पशु अथवा पक्षी का रूप ले सकती थीं, जैसे कि सिंह, मोर, रीछ, तेंदुआ, बाघ, वानर इत्यादि। शशक ने अपना सिर हिला दिया। क्या बात है, तो इसमें होती तो पक्का ऐसे जानवर की शक्ति चुनती जो कि नरभक्षी होता। बाय गॉड, सारे चीपर लोगों को खा जाती मेरी शक्ति। इतना कहकर वो अपनी कल्पना पर हंसने लगी। उसके बाद उसने आगे पढ़ना शुरू किया। सबसे ज्यादा नकारात्मक शक्ति रुद्रशाखा के लोगों ने काले भेड़िया की आकृति लेने वाली शक्ति को माना था, तो सबसे ज्यादा सकारात्मक और सबसे ज्यादा
शक्तिशाली वो शक्ति थी जो कि गरुड़ की आकृति बनाती, परंतु कई सौ सालों से इस शक्ति का स्वामी कोई भी नहीं बन पाया था। इसलिए लोगों ने मान लिया था कि केवल रक्षक देवता ही इस शक्ति को पा सकते हैं। इसी तरह समय बीतता गया और अब के लिए रुद्रनमय के मुख्य राजपरिवार के महाराज ज्ञानभद्र बन गए। महाराज ज्ञानभद्र जब अपनी किशोरावस्था में थे और युवराज घोषित हुए थे तो उनका विवाह संधि के रूप में कालभीरा की प्रधानमंत्री की बेटी सत्यभा से हुआ, जो कि रुद्रनमय की प्रथम महारानी शशक। उसके बाद एक अन्य राजकुमारी आलिका से महाराज का विवाह हुआ और उनका तीसरा विवाह राजकुमारी कुशाभा से हुआ। तीनों ही विवाह ज्ञानभद्र के पिता ने उनके लिए सुनिश्चित किए थे, इसलिए महाराज ज्ञानभद्र अपनी पत्नियों को संधि स्वरूप ही स्वीकार किए थे। एक दिन महाराज अपने शिकार के लिए गए थे और भटक गए। उसी समय महाराज पर कुछ प्रेत दानवों ने आक्रमण कर दिया। महाराज उनसे लड़ ही रहे थे कि एक प्रेत दानव ने उन्हें घायल कर दिया। महाराज ज्ञानभद्र उस युद्ध में मारे जाते, परंतु रुद्राणी कबीले की युवरानी रुद्रमा ने उन्हें बचा लिया। ये कबीला कोई आम कबीला नहीं था, बल्कि एक ऐसा कबीला था जो कि तंत्र मंत्र विधि में बहुत अधिक परिपक्व था। इस पर संगीत की विद्या पर नियंत्रण करने की अद्भुत शक्ति थी। कहा जाता है कि वहां की रक्षक देवी संगम्या ने स्वयं इस कबीले को आशीर्वाद दिया था और उन्हें एक सारंगी सौंपी थी जिसका नाम था अंगिनी। पढ़ते हुए शशक ने एक पन्ना पलटा तो अगले पन्ने पर एक बहुत खूबसूरत सारंगी की तस्वीर शशक हुई थी। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। क्या मस्त दिखती है यार। पा ने जो मुझे धुन सिखाई थी, मैं पक्का इस पर ट्राई करती अगर मैं यहाँ पर होती तो। कहते हुए उसने अगला पन्ना पलटा। रुद्राणी कबीला एक दुर्गम पहाड़ी नीलधरा पर रहता था, जहाँ की मिट्टी में इतने अधिक गहरे नीले रंग के रुद्रपुष्प खिले थे कि उसके धरती नीली ही प्रतीत होती थी। केवल और केवल रुद्राणी कबीले के लोग ही कबीले तक जाने का मार्ग जानते थे और महाराज वहीं नीलवन में भटके थे। वो घायल थे तो युवरानी उन्हें किसी प्रकार अपने कबीले में ले गई। वहां पर उनका उपचार किया गया और उनके राज्य को भी संदेश पहुंचा दिया गया। महाराज ज्ञानभद्र को जब चेत आया तो उन्होंने अपने सामने युवरानी को पाया। वो कबीले के मुखिया की द्वितीय पुत्री थी और बहुत ज्ञानी और कुशल योद्धा थी। महाराज उन्हें देखते ही प्रेम में पड़ गए थे, परंतु जल्द ही उन्हें पता चला कि युवरानी की मंगनी हो चुकी है। आपने ही कबीले के एक युवक शिवसार से, जिसके परिवार पर देवी संगम्या की असीम कृपा थी। ज्ञानभद्र का प्रस्ताव युवरानी ने पूरे सम्मान के साथ तिरस्कृत कर दिया एवं उन्हें वो वापस जाने के लिए आग्रह करने लगी, परंतु महाराज ने कबीले के मुखिया से कहा कि वो संगीत उपचार विधि सीखना चाहते हैं ताकि वो अपने राज्य की सहायता कर सकें। बदले में उन्होंने वचन दिया कि वो रुद्राणी कबीले की संगीत शिक्षा को अपने राज्य के मुख्य गुरुकुल में जोड़ेंगे। मुखिया मान गए। रुद्रमा को महाराज पर विश्वास नहीं था, परंतु शिवसार और मुखिया के कहने पर वो मान गईं। महाराज वहीं कबीले में रहकर ज्ञान अर्जित करने लगे, परंतु किसी को ज्ञात नहीं था कि महाराज की शक्ति, जो कि एक गिद्ध की आकृति थी, सारी सूचना राज्य एवं उनके सेनापति तक पहुंचा रही थी। महाराज को ये भी ज्ञात हुआ कि रुद्राणी कबीले की शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत जो सारंगी है, जो उनके मंदिर में रखी हुई है। उन्होंने उसी मंदिर के पुजारी के बेटे शार्दल को अपने साथ मिला लिया और आई फिर वो रात्रि जिसने रुद्राणी कुल को समाप्त कर डाला। महाराज ने अपनी सेना को कबीले तक पहुंचा दिया, जिसका नेतृत्व स्वयंमेव महारानी सत्यभा कर रही थी। रुद्राणी कबीले पर आक्रमण हुआ और जब महाराज का सामना करने के लिए शिवसार ने सारंगी का उपयोग करना चाहा, पर शार्दल ने तब तक सारंगी को चुराकर महाराज को सौंप दिया था। महाराज ने मुखिया के सामने उसे तोड़ना चाहा, पर अचानक से भूकंप आया और उसी आपाधापी में सारंगी सीधा नीचे खाई में गिर गई। रुद्राणी कबीले के मुख्य योद्धा और 90% लोग भी मारे गए, जिनमें शिवसार भी एक था। इस सबके बाद भी महाराज ज्ञानभद्र शेष बचे कबीले के लोगों को रुद्रमा के साथ राजधानी में ले आए। उन्होंने न केवल रुद्रमा के साथ बलपूर्वक विवाह किया, बल्कि विवाह की पहली रात उनके साथ बलपूर्वक संबंध भी बनाए। महाराज तब तक रुद्रमा के साथ जबरदस्ती करते रहे जब तक कि रुद्रमा से वो उब नहीं गए। रुद्रमा उनके सामने ना कुछ बोलती थी और ना ही कोई प्रतिक्रिया उनको उनकी जबरदस्ती के समय देती थी। जब महाराज का कोई वश नहीं चला तो उन्होंने रुद्रमा को उसकी दोनों बहनों कालिका और जगदम्बा के पति महेश के साथ एक सुनसान महल में भिजवा दिया।
वहीं रुद्रमा को पता चला कि वो गर्भवती है। ये सुनकर रुद्रमा का मानो चेत लौटा हो। उन्होंने स्वयं का ध्यान रखना आरंभ कर दिया और अपनी भावी संतान के लिए वो एक बार फिर से वही रुद्रमा बन चुकी थी जो कि सारंगी के गायब होने से पहले थी। परंतु जब बालक पैदा हुआ तो महाराज ने संदेश भिजवा दिया जाए कि उसका नाम विशिष्ट ज्ञान रखा जाए। रुद्रमा ने उसका नाम शिवविश्व रखा था, पर महाराज के संदेश को टालना असंभव था। हालांकि रुद्रमा भी हठी थी। उन्होंने राजकुमार को शिवा कहकर बुलाना आरंभ कर दिया। ये सब पढ़ते हुए शशक का चेहरा रोने लायक हो गया था। उसने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा, क्या बकवास राजा था। साला मेरे सामने आए तो मैं चमड़ी उधेड़ दूं इसकी। साला समझता क्या है स्वयं को, महाराजा होगा अपने घर में। मैं साले को उल्टा लटकाकर इसके गंजा कर दूंगी। कहते हुए शशक ने तस्वीर बदली तो सामने रानी रुद्रमा की तस्वीर थी। शशक का मुंह खुला का खुला रह गया। वाह, क्या रानी है यार, कितनी खूबसूरत है ये। नो डाउट कि वो महाराज कितना पागल हो गया था, पर फिर भी ये महाराज बहुत गंदा है। ही डजंट डिजर्व रानी रुद्रमा। चाहे जो हो जाए, साला नर की आग में जलेगा। इतना कहकर शशक ने फिर से पन्ना पलट दिया। राजकुमार विशिष्ट ज्ञान को सभी मिथ्य राजकुमार कहते थे, क्योंकि रानी रुद्रमा किसी राजपरिवार अथवा उच्च परिवार से नहीं थी। महारानी सत्यभा, रानी आलिका उससे बहुत चिढ़ती थी। रानी कुशाभा थोड़ी अच्छी थी, परंतु वो मौन रहती थी। वो अनुचित के विरुद्ध आवाज नहीं उठाना चाहती थी। परंतु रानी कुशाभा का भाई सेनापति कालोब दुष्ट था। उसने महारानी सत्यभा के कहने पर रानी रुद्रमा के ऊपर कई सारे आक्रमण करवाए। एक आक्रमण में रानी रुद्रमा के सभी प्रहरियों को मार गिराया गया, परंतु बची-खुची रुद्राणी सेना ने उनके आक्रमण को निष्फल कर दिया। इसी बीच रानी रुद्रमा ने अपनी बड़ी बहन जगदम्बा के साथ 10 मास के विशिष्ट ज्ञान को किसी सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। रुद्रमा ने उसे स्वयं से दूर भेजते समय कहा था, विशिष्ट ज्ञान को यदि जीवित रहना है तो उसे हर प्रकार के वियोग, पीड़ा, संताप, निराशा, प्रेम एवं ईर्ष्या से ऊपर उठना होगा। उसके भीतर केवल क्रोधाग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए ताकि वो हर एक रुद्राणी सदस्य की मृत्यु का प्रतिशोध ले सके। उसे जीवित रहना होगा ताकि वो रुद्रन्मय के राज परिवार को संपूर्ण मिटाकर इसकी राजगद्दी पर अपना एकाधिकार स्थापित करे। उसे अपने 11 भ्राताओं के विरुद्ध अकेले लड़ना होगा, तो उसे अभी से तैयार होना होगा। यदि वो इस कहानी के नायक हैं, तो उसे इस कहानी का एकमात्र खलनायक बनना होगा और मैं उसे वो खलनायक बनाऊंगी। वाह, शशक ने उपन्यास पढ़ते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिए। क्या स्त्री है ये रानी रुद्रमा, क्या मस्त और स्ट्रॉन्ग किरदार है। लोगों को क्रश आता होगा लीड कैरेक्टर पर, यहाँ पर मुझे विलेन की मम्मी पर क्रश आ रहा है। इतना कहकर उसने अगले पन्ने को पढ़ना आरंभ किया। समय बीतता गया और रुद्रन्मय में भी समय बदला। महाराज ज्ञानभद्र के सबसे बड़े बेटे राजकुमार शांतनु अपने राज्य में सबसे अधिक प्रसिद्ध थे एवं होने वाले भावी महाराज भी। मात्र 24 वर्ष की आयु में ही उन्होंने वो प्रसिद्धि पा ली थी जो किसी ने नहीं पाई थी। वो युद्ध में कुशल थे, राजनीति के ज्ञानी थे, उदार थे और बहुत अधिक बुद्धिमान थे। अपने पिता की कई अनुचित नीतियों को उन्होंने समाप्त किया और अपनी सेना को बहुत अधिक मजबूत बनाया। राजकुमार शांतनु अपने भाइयों में भी बहुत अधिक पसंद किए जाते थे और शत्रु भी उनके गुणों को देखकर चकित हो जाते थे। राजकुमार शांतनु की प्रसिद्धि अपनी चरम सीमा पर थी जब राजकुमार विशिष्ट ज्ञान लौटे। वो तब लौटे जब कुछ राक्षसों ने मिलकर रुद्रन्मय पर आक्रमण कर दिया था। अपने 2 छोटे भाइयों नीलकंठा और शमशेर के साथ मिलकर राजकुमार शांतनु ने उनका सामना किया था, पर उन्हें रोकना बहुत कठिन हो गया था। पर जब सब समाप्ति पर था, राजकुमार विशिष्ट ज्ञान ने आकर उनको बचा लिया। राजकुमार विशिष्ट ज्ञान ने अपनी रुद्राणी सेना का निर्माण किया था। विशिष्ट ज्ञान जितना अधिक कुशल योद्धा था, उतना ही कहीं ज्यादा खतरनाक था और शक्तिशाली भी। सबसे बड़ी बात, उसकी शक्ति की आकृति एक काला भेड़िया थी। शशक की आंखें बड़ी हो गईं। वाह, इट्स ब्रूटल। काला भेड़िया तो सबसे ज्यादा खतरनाक और नेगेटिव होता है। डॉट टेल मी कि ये मेन विलेन बनकर लौटा है बंदा। सोचते हुए शशक ने अगला पन्ना पलटा और उसकी आंखें फैल गई।
सामने विशिष्ट ज्ञान का ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शशक हुई थी। हाय, क्या हैंडसम बंदा है यार। मतलब एक ही नजर में दिल ले जाए वैसा। कमाल की जॉ लाइन और खतरनाक नशीली आंखें। हाय, ऐसे लड़के रियल लाइफ में क्यों नहीं मिलते यार। साले हमारे यहाँ तो चीपड़े मिलते हैं साहित्य जैसे, पर विशिष्ट ज्ञान बंदा विलेन है लेकिन पूरा क्रश मटेरियल है। काश मैं किताब में जाकर इसको सामने से देख सकती यार। रियल में क्यों नहीं हो तुम यार विश्वे, शशक ने विशिष्ट ज्ञान की तस्वीर पर हाथ फेरते हुए कहा। उसके बाद फिर उसने आगे पढ़ना शुरू किया और पन्ना पलट दिया। राजकुमार विशिष्ट ज्ञान को मिथ्य राजकुमार कहा जाता था और उसने आकर राज्य में उथल पुथल मचा दी थी। मुख्य राज परिवार तो चकित था ही, वहीं शाखा परिवार भी कम परेशान नहीं था। शाखा परिवार के महाराज शीलेंद्र भी महाराज ज्ञानभद्र से कम नहीं थे। उन्होंने 2 विवाह किए थे। पहले परिवार से उन्हें 4 संतानें थी, जिसमें से पहली संतान थी राजकुमारी शीलवती, गुणों की खान और अपने नाम की तरह शांत एवं शीतल सौम्या। राजकुमारी शीलवती और राजकुमार शांतनु एक दूसरे के मंगेतर थे। दूसरे स्थान पर राजकुमारी शीलना थी, जो कि एक कुशल योद्धा, एक बहुत ही अधिक शक्तिशाली एवं बुद्धिमान राजकुमारी थी। उसके बाद उनके जुड़वां बच्चे थे शीलभा और शीलभ। वो दोनों अभी प्रशिक्षण में ही थे। उसके बाद महाराज शीलेंद्र ने विवाह किया कुमारी कृष्णा के साथ। वास्तव में महाराज शीलेंद्र के छोटे भाई थे रुद्रवीर। वो भी एक कुशल योद्धा थे, परंतु अचानक से ही एक युद्ध में उनकी मृत्यु विषपान के कारण हो गई। उन्हीं की प्रेमिका थी कृष्णा, परंतु रुद्रवीर की मृत्यु के पश्चात महाराज शीलेंद्र नहीं चाहते थे कि कृष्णा उनके हाथों से जाए, क्योंकि जिस परिवार से कृष्णा थी वो एक आशीर्वाद भरा परिवार था। उनकी शक्तियां अद्भुत थी और इसीलिए उन्होंने स्वयं कृष्णा के परिवार पर दबाव डालकर स्वयं कृष्णा से विवाह कर लिया, ताकि वो शक्तियां उनके परिवार में ही रहें। इनकी दाल का जला तड़का सालों को मैं उसी में भून दूंगी। क्या बकवास है ये। एक ने जबरदस्ती के प्यार के लिए शादी कर ली और दूसरे ने शक्तियों के लिए। शीलेंद्र और ज्ञानभद्र। सालों का नाम कुरेंद्र और अज्ञानभद्र होना चाहिए था। मन तो कर रहा है कि कहानी में घुसकर बोटी बोटी कर डालूं हरामियों की। शशक बहुत बुरी तरह से चिढ़ चुकी थी। उसने फिर स्वयं को शांत किया और आगे पढ़ना शुरू किया। कृष्णा ने एक बेटी को जल्द ही जन्म दिया, पर वो समय से पहली जन्मी बच्ची थी और इसी कारण से कृष्णा की मृत्यु हो गई। महाराज शीलेंद्र ने अपना बड़पन दिखाते हुए उस बच्ची को नाम दिया रुद्रकृष्णा। रुद्रकृष्णा अपनी बड़ी बहन शीलवती से बहुत अधिक उल्ट थी। घमंडी, बदतमीज, कपटी, कुटिल, दुष्ट और नीच हरकतें करने वाली। तंग आकर महारानी थीरजा ने उसे मुख्य महल से एक अन्य महल में निष्कासित कर दिया, परंतु रुद्रकृष्णा नहीं सुधरी। बड़े होने पर रुद्रकृष्णा की नज़र शांतनु पर पड़ी और उसने निश्चित कर लिया कि वो शांतनु को पाकर रहेगी। उसके लिए उसने इतने नीच कांड किए कि सारा राज्य उसके इस जुनून के बारे में जान गया। शीलेंद्र और धीरजा के बहुत दंड देने के बाद भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी बीच विशिष्ट ज्ञान भी लौट आया। उसने अपना बदला लेना था, इसीलिए उसने तय किया कि वो राजकुमारी शीलवती को अपनी पत्नी बनाएगा, क्योंकि वो उसके काम आ सकती थी। रुद्रमा ने भी अपने पुत्र के साथ मिलकर महल में षड्यंत्र करने आरंभ कर दिए। धीरे धीरे वो प्रजा को भी संकट में डालने लगे। इसी बीच विशिष्ट ज्ञान ने तय किया कि वो विश्रा पहाड़ी के दानव को समाप्त करके उससे काल खाई का मानचित्र लेगा, ताकि वो सारंगी को ढूंढ सके। शांतनु को संदेह था कि वो दानव मुक्त हुआ तो प्रजा में हाहाकार मच जाएगा, इसलिए वो विशिष्ट ज्ञान को रोकने के लिए काश्र पहाड़ी के मैदान पर पहुंचा। परंतु शांतनु को ज्ञात नहीं था कि उसकी माता ने उसकी तलवार पर एक बहुत ही घातक विष उसके सेनापति के हाथों को लगा दिया था। शांतनु एवं विशिष्ट ज्ञान के युद्ध के दौरान शांतनु की तलवार विशिष्ट ज्ञान उसकी एक आंख को छू गई और विशिष्ट ज्ञान इसी कारण से अंधा हो गया। विशिष्ट ज्ञान को वापस लौटना पड़ा, परंतु उसने हार नहीं मानी थी। उसने अपनी माता के साथ मिलकर राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र रचना आरंभ कर दिया। वो लोगों को मारकर दानवों को खिला रहा था, ताकि रुद्रन्मय पर आक्रमण कर सके। शांतनु को थोड़ा संदेह हुआ और अपने हृदय को बचाने के लिए उसने अपने प्राण तक संकट में डाल दिए।
इससे चिढ़कर विशिष्ट ज्ञान ने अपने शत्रु राज्य के युवराज अजातशत्रु से एक संधि कर ली। वहीं रुद्रकृष्णा भी कम नहीं थी। उसने राज्य की प्राण प्रतिष्ठा राजकुमारी शीलवती को मारने के लिए षड्यंत्र रचना आरंभ कर दिए। परंतु शांतनु के महल में ना होते हुए भी राजकुमारी शीलवती बची रही। इसी बीच विशिष्ट ज्ञान और रुद्रमा ने अजातशत्रु के साथ मिलकर रुद्रनमय पर आक्रमण कर दिया, परंतु अजातशत्रु उन्हें अंत में घात कर गया। रुद्रमा मारी गई। विशिष्ट ज्ञान भी मारा जाता, परंतु रुद्रकृष्णा ने उसे किसी प्रकार से बचा लिया। रुद्रकृष्णा ने विशिष्ट ज्ञान को पुनः स्वस्थ किया और इसी बीच शांतनु एवं शीलवती का विवाह सुनिश्चित कर दिया गया। ईर्ष्या में अंधी होकर रुद्रकृष्णा ने शीलवती को विष देना चाहा और उसने विशिष्ट ज्ञान से सहायता मांगी थी, परंतु रुद्रकृष्णा को पकड़ लिया गया। उसे मृत्युदंड दे दिया गया और बीच चौराहे पर उसका सिर काट लिया गया। विशिष्ट ज्ञान चाहकर भी उसे नहीं बचा पाया और विशिष्ट ज्ञान अंत में नीलधरा की पहाड़ी पर पहुंचा, जहां से ये गाथा आरंभ हुई थी। उसने अपना सब कुछ गंवा दिया था प्रतिशोध में अंधे होकर। अपनी एक आंख, अपनी माता, राज्य, कबीला और अंतिम रक्षक भी। विशिष्ट ज्ञान के पास और कुछ नहीं बचा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर नीचे छलांग लगा दी। एक तेज आवाज आई और शशक ने किताब बंद कर दी। ऊसन अपना सिर पकड़ लिया और कहा, क्या था ये? विशिष्ट ज्ञान ने इतना सब कुछ भुगता और हद है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। और रुद्रकृष्णा, किसी को समझ में नहीं आया कि उस बच्ची को परिवार चाहिए था। कहते हुए शशक ने किताब की तरफ देखा। ऐसा कैसे कर सकता है कोई राइटर? साले, इस राइटर को पीटी कोई। ऐसे भी कोड कैरेक्टर को मारता है क्या? तुम उसकी जगह होते तो ये सब कर लेते क्या? इडियट राइटर। तुमको ना पत्थर मारने चाहिए। तुमको मिर्ची से भरा खाना खिलाना चाहिए। तुमको नीम के पकौड़े करेले की चटनी के साथ खिलाने चाहिए। मन तो करता है कि ये किताब उसी राइटर के सिर पर फोड़ दूं। अब एक कहानी लिखनी है तो कैरेक्टर की जगह खुद को रखकर देखो, फिर पता चलेगा। स्टूपिडा, मूर्ख, धूर्त कहीं के राइटर्स। शशक हंफने लगी थी। उसने फिर किताब की तरफ देखा। अगर मैं किताब के अंदर जा सकती तो मैं अपने विश्व को कुछ नहीं होने देती। ही वॉज द बेस्ट सोल इन द होल बुक। उसके बाद शशक ने उस दरवाजे की तरफ देखा जहां वास्तव ने दूसरे सीजन के बारे में बोला था। शशक ने कुछ सोचा और फिर वो उठ खड़ी हुई। उसे जानना था कि आगे क्या हुआ। वो जाने लगी लेकिन फिर रुक गई। उसने कुछ सोचा और फिर वो अपना बैग उठाकर अंदर गई। लाइब्रेरी में से जब पूरा लड़का गायब हो सकता है तो उसका बैग क्या ही चीज है। शशक ने फिर वो छोटा सा दरवाजा खोला तो उस कमरे में एक ही अलमारी रखी हुई थी। शशक ने उस कमरे में देखा था तो वहां ज्यादा कुछ नहीं था। अजीब कमरा है। एक ही अलमारी रखी हुई है यहाँ पर। वेस्टेज ऑफ रूम। इतना कहकर शशक सीधा अलमारी की तरफ बढ़ गई। उसने फिर पूरे झटके से अलमारी खोल दी तो वो चौंक उठी। उसके सामने वो मोटा सा ड्राफ्ट पड़ा हुआ था, पर वहां वो मकड़ी थी, रानी मकड़ी, और वो जाला बुन रही थी। एक चमकता हुआ सुनहरा जाला। शशक की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो बे? और तुम जाला बुनती हो? और जाले को हाथ लगा दिया। इसी के साथ शशक को अचानक से एक तेज झटका लगा और फिर वो अलमारी में समा गई। एक तेज आवाज हुई और अलमारी के दरवाजे बंद हो गए। अनंत इंस्टीट्यूट से एक और विद्यार्थी उस लाइब्रेरी में से गायब हो चुकी थी। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। रिबॉर्न ऑफ वॉरियर मैत्री, चैप्टर 6। संध्या का समय था और उस पहाड़ी के मैदान पर ठंडी हवा चल रही थी। वहां पर हल्के से बादल छाए हुए थे और पेड़ पौधों को ना जाने क्या हुआ था, वो तेजी से लहरा रहे थे। उस पहाड़ी पर तेज तलवारों की टंकार सुनाई पड़ रही थी। अचानक उस एक तलवार ने दूसरी तलवार को घुमाया और दूसरी तरफ धकेल दिया। काले वस्त्रों पर सुनहरे रंग का कवच पहने, जिन पर त्रिशूल का चिन्ह बना हुआ था, युवक एकदम से अपने पैरों को घसीटते हुए पीछे हटा और रुक गया। वो युवक सुंदरता की पराकाष्ठा था।
उसके बाल हल्के से लंबे थे और दाईं तरफ से जहां उसकी ठुड्डी तक को छू रहे थे तो वहीं बाईं तरफ से उसके कानों तक पहुंच रहे थे। उसके बाल माथे पर बिखरते हुए उसकी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा रहे थे। उस युवक की आंखें कुछ नशीली सी थी और उसके चेहरे के नैनंक्ष तीखे थे। गोरा रंग, गठीला शरीर, अच्छी खासी लंबाई और साथ में योद्धाओं के वस्त्र, दाएं हाथ में पहना काले धागे में एक मुखी रुद्राक्ष। वो युवक वास्तव में दिल लूटने वाला लगता था। उसने अपने हाथ में एक चांदी की चमकती हुई तलवार पकड़ रखी थी जिसकी मूठ काली थी। वो हल्का सा हाँफ रहा था। अचानक से उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने अपनी गर्दन को दाएं से बाएं घुमाया और फिर सामने देखा। राजकुमार शांतनु, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप व्यर्थ में ही मेरा मार्ग रोक रहे हैं? विश्रा पहाड़ी के दानव को मैं समाप्त करना चाहता हूँ, तो इसमें क्या गलत है? उस युवक की आवाज बहुत गहरी और हल्की सी नशीली सी थी। उसकी आंखें ठंडी पड़ गई थी और वो सामने घूर रहा था। उसके ठीक सामने सफेद रंग के वस्त्र पहने और उस पर नीले और चांदी के लिए के कवच पहने ही एक अन्य युवक खड़ा था जो और भी अधिक सुंदर था। गोरा रंग, सौम्य एवं शांत से नैनंक्ष, सुंदर सी सुकोमल आंखें और गठीला शरीर। उसकी लंबाई भी विशिष्ट ज्ञान जितनी ही थी और उसकी तलवार की मूठ सफेद रंग की थी। शांतनु, यही नाम था उसका और वो रुद्रनमय राज्य का सबसे बड़ा राजकुमार था। उसने एक लंबी सांस छोड़ी। विशिष्ट ज्ञान, वो दानव बहुत अधिक भयंकर है। यदि तुम तनिक भी चुके तो बहुत बड़ा संकट राज्य पर आ सकता है, इसलिए मैं तुम्हें इसकी अनुमति कदापि नहीं दूंगा। तुमसे अनुमति मांग भी कौन रहा है राजकुमार शांतनु? विशिष्ट ज्ञान हल्के से हंस पड़ा। मुझे अपने किसी भी कार्य को करने के लिए तुम्हारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मैं विशिष्ट ज्ञान हूँ। मैं अपनी सीमाएं जानता हूँ। वो दानव, राज्य तो छोड़ो, यदि वो मुझे भी कोई हानि पहुंचा पाया तो बहुत बड़ी बात होगी। आत्मविश्वास बहुत अधिक अच्छी बात है, परंतु अति हर चीज की बुरी होती है। विशिष्ट ज्ञान, कदापि नहीं शांतनु। अति होनी चाहिए उस विश्वास की जो कुछ करने के लिए तुम स्वयं पर रखते हो। अति होनी चाहिए उस परिश्रम की जो तुम कुछ पाने के लिए करते हो। अति होनी चाहिए उस उन्माद की जो तुम्हें तुम्हारे गंतव्य के पास पहुंचाए। अति होनी चाहिए तुम्हारे जीवन जीने की इच्छा की, ताकि तुम हर समस्या का सामना कर सको डटकर। मैं तुम्हें नहीं समझा सकता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे नापसंद करते हो, इसलिए मुझे हटाकर भी आगे बढ़ सकते हो। हाँ, आप गलत सोच रही हैं राजकुमार शांतनु। मैं आपसे घृणा करता हूँ और मैं आपको हटाना चाहता हूँ, परंतु मार्ग से नहीं, इस संसार से। शांतनु की मुट्ठी उसकी तलवार पर कस गई। उसने कठोर स्वर में कहा, यदि तुम यही चाहते हो तो फिर यही सही। अब ये युद्ध ही निश्चित करेगा कि तुम यहाँ से आगे जाओगे या फिर नहीं। गमन कहकर उसने अपने सीने पर हाथ रखा और फिर उसे एक विशेष रूप से घुमा दिया। उसके ठीक पीछे से एक सफेद रंग की शक्ति निकली और फिर उसने एक पारदर्शी सफेद तेंदुए की आकृति बना ली। विशिष्ट ज्ञान की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन अगले ही पल वो हंस पड़ा। ठीक है, यदि तुमको मृत्यु की इतना ही इच्छा है तो मैं कौन होता हूँ तुम्हारी इच्छा का मान ना रखने वाला। इतना कहकर उसने भी अपना हाथ घुमाया तो उसकी पीठ के पीछे से एक काली शक्ति निकल आई जिसने एक काले भेड़िए की आकृति बना ली। विशिष्ट ज्ञान ने फिर अपनी तलवार घुमाई और अपना एक पैर पीछे किया। उसके बाद उसने अपनी तलवार को घुमा दिया। शांतनु ने भी अपनी तलवार आगे की और वो भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। एक पल के लिए दोनों युवक एक दूसरे को घूरते रहे, फिर वो चीखते हुए एक दूसरे की तरफ भागे और उन्होंने एक दूसरे पर छलांग लगा दी। ठीक अगले ही पल एक तेज बिजली दोनों लड़कों के बीच आकर गिरी और उसकी वजह से दोनों लड़के सीधा दूसरी तरफ जा गिरे। विशिष्ट ज्ञान बाईं तरफ जाकर एक चट्टान से जा गिरा और वहीं शांतनु जाकर एक पेड़ से टकरा गया। विशिष्ट ज्ञान की पीड़ा के मारे आंखें बंद हो गई थी, परंतु फिर उसने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने हैरानी से कहा, ये यहाँ पर क्या कर रही हैं? उसके ठीक सामने एक लड़की गिरी पड़ी थी जिसकी पीठ के ऊपर एक काला बैग था और उसने एक लाल रंग की शर्ट और एक काली पैंट पहन रखी थी। उस लड़की ने अपना सिर उठाया और चेहरे पर बिखर आए बालों को फूंक मारकर उड़ा दिया।
वो लड़की शशक थी जो इन दोनों युवकों के युद्ध के बीच में आकर रुक गई थी। उसने अपनी पीठ पर हाथ रख दिया, फिर वो आंखें बंद किए ही पालथी लगाकर बैठ गई। वाह, साला क्या ड्रीम था यार, मैं क्या मस्त स्पेस में ट्रैवल कर रही थी। वैसे पास सही कहते हैं, मुझे अपने बेड के दोनों तरफ एक बड़ी ही दीवार लगानी चाहिए। साला इस उम्र में, प्यार में गिरने की उम्र में मैं बेड से गिर रही हूं। हाश, सत्यानाश हो जाए शशक तेरा। इतना कहकर उसने अपना चेहरा दाईं तरफ घुमाया और जोर से चिल्लाते हुए कहा, पा, मैं जाग गई, चाय चाहिए। उसके ठीक सामने बैठा शांतनु हैरानी से उसे देख रहा था और वहीं शशक के ठीक पीछे खड़ा विशिष्ट ज्ञान भी शशक को इस ढंग से देख रहा था मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। वहीं शशक को कोई एहसास नहीं था कि वो दो शक्तियों वाले युवकों की लड़ाई के बीच बैठकर चाय मांग रही थी। शशक ने फिर आवाज दी, बा, चाय। राजकुमारी रुद्रकृष्णा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? एक हैरान आवाज आई तो शशक ने अपनी एक आंख खोली तो उसे सामने शांतनु दिखा। शशक की आंख सिकुड़ गई और उसने दोनों आंखें खोल दी। अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई और आ व्हाट द हेल, तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रही हो बे? कहते हुए शशक उठ खड़ी हुई। अगले ही पल उसके चेहरे पर हैरानी उभर आई, और तुमने ये क्या पहन रखा है? क्या है और क्यों है ये? तुम कर क्या रहे हो? साहित्य? साहित्य? किस प्रकार के साहित्य की बात कर रही हैं आप राजकुमारी रुद्रकृष्णा? शांतनु भी दुविधा में पड़ गया था। राजकुमारी रुद्रकृष्णा कौन है बे? ओह, तुमने भी नॉवेल पढ़ी? लेकिन तुम तो नॉवेल नहीं पढ़ते थे ना? शशक ने हैरानी से कहा। अब शांतनु सच में परेशान नजर आने लगा था। उसने शशक के पीछे खड़े विशिष्ट ज्ञान की तरफ देखा। विशिष्ट ज्ञान हल्का सा हंस पड़ा। वो आगे बढ़ने लगा और उसने हल्के से कहा, तो राजकुमारी रुद्रकृष्णा का प्रेम इस स्तर पर बढ़ गया है कि वो राजकुमार शांतनु को बचाने के लिए इतनी दूर काश्र पहाड़ी पर भी आ पहुंची। कहते हुए विशिष्ट ज्ञान सीधा शशक के ठीक पीछे आ खड़ा हुआ। आपका साहस प्रशंसनीय है राजकुमारी रुद्रकृष्णा। शशक की भवें सिकुड़ गई। वो एकदम से पलटी और उसने सामने देखा। उसके ठीक सामने विशिष्ट ज्ञान खड़ा था जिसके बस सीने तक ही शशक पहुंच पा रही थी। शशक का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। ये किताब वाला बंदा, विशिष्ट ज्ञान, ये इधर किधर आ गया? शशक, तू बहुत खतरनाक सपना देख रही है। जाग शशक, जाग। विशिष्ट ज्ञान ने हल्की सी चिढ़ के साथ उसे देखा। उसने कहा, राजकुमारी रुद्रकृष्णा आप। चटाक। शांतनु और विशिष्ट ज्ञान दोनों ही चौंक उठे क्योंकि शशक ने एक जोरदार तमाचा अपने गाल पर दे मारा था। अगले ही पल वो उछलते हुए अपना गाल सहलाने लगी। आ आ आ, मेरा गाल, मेरा गाल। शशक, बेड़ा गर्क हो जाए तेरा। दैट वॉज हार्ड स्लैप यू इडियट। विशिष्ट ज्ञान अपना मुंह खोले उसकी तरफ देख रहा था। शशक की नजर हल्की सी उसके ऊपर पड़ी और अगले ही पल उसने अपनी उंगली विशिष्ट ज्ञान के गाल में घूंप दी। विशिष्ट ज्ञान ने अपनी पुतलियां घुमाकर उसकी उंगली की तरफ देखा। शशक पूरे जोर से चीखते हुए पीछे हटी तो विशिष्ट ज्ञान और शांतनु भी उससे एक एक कदम दूर हट गए। 1 मिनट के लिए वहां खतरनाक चुप्पी रही। शशक अपना सिर पकड़कर खड़ी रही। फिर शांतनु ने शशक की तरफ देखा और कहा, राजकुमारी रुद्रकृष्णा, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? और किस प्रकार के विचित्र वस्त्र धारण किए हुए हैं आपने? और आपके केश, आपको केशों को क्या हुआ? ये सब प्रश्न तुम राजकुमारी रुद्रकृष्णा से क्यों पूछ रहे हो शांतनु? तुमने तो इसे यहाँ बुलाया होगा ताकि तुम मुझे भटका सको। यही तुम चाहते थे? विशिष्ट ज्ञान ने उसे ताना मारा। मैंने राजकुमारी रुद्रकृष्णा को यहाँ पर नहीं बुलाया है और मैं उन्हें क्यों ही बुलाऊंगा। मुझे भी कोई भान नहीं है कि वो यहाँ पर कैसे आई। शांतनु भी चिढ़ गया। तुम असत्य बोल रहे हो। विशिष्ट ज्ञान ने अपना चेहरा घुमा लिया। मैं सत्य कह रहा हूँ।
मैंने राजकुमारी रुद्रकृष्णा को यहाँ पर नहीं बुलाया है। विश्वास करिए मेरा राजकुमार विशिष्ट ज्ञान। मैं नहीं मानता हूँ। आप विजयी होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं राजकुमार शांतनु। मैं अपनी माता की सौगंध खाता हूँ। मैं उसे भी नहीं मानता हूँ। राजकुमार विशिष्ट ज्ञान तुम। शांतनु के कहते कहते ही शशक एकदम से झल्ला उठी। अबे 1 मिनट यार, 1 मिनट, जस्ट शट योर माउथ। यहाँ मुझे हार्ट अटैक आने को है और तुम लोगों ने अपनी अलग ही भसड़ मचा रखी है। 2 मिनट अपने मुंह को बंद रखोगे तो कुछ चला जाएगा तुम लोगों का। हद होती है। यहाँ बंदा इतना परेशान है और तुम लोग नर्सरी किड की तरह झगड़ रहे हो। अब अगर किसी ने चू की भी आवाज निकाली ना तो मैंने बाई गॉड कराटे किक मार देनी है, बिल्कुल गधे की दुलत्ती की तरह। दोनों युवक तुरंत शांत पड़ गए। शशक एकदम से उनके बीच खड़ी अपना सिर पकड़ कर पंजों के बल बैठ गई। उसका दिमाग खराब हो चुका था। क्या था ये? उसके सामने विशिष्ट ज्ञान खड़ा है जिसे उसने किताब में देखा था और एक तरफ उसके सामने साहित्य खड़ा था जो कि साहित्य नहीं बल्कि शांतनु है। और ये लोग उसको राजकुमारी रुद्रकृष्णा बोल रही हैं। लेकिन क्यों? वो तो शशक है ना, फिर राजकुमारी रुद्रकृष्णा कैसे? और ये दोनों बंद सोचते हुए शशक ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। एक बड़ी सी काली सी चट्टान जिसके भीतर एक मानवीय आकृति की मूर्ति बनाई गई थी। साथ में उसके आसपास खिले सुभान पुष्प जो कि चमकते हुए भूरे रंग के थे। एक पहाड़ी जिसकी घास लाल रंग की थी और उसके पेड़ किसी ठूंठ की भांति थे। काश्र पहाड़ी, वो पहाड़ी जहां पर विशिष्ट ज्ञान और शांतनु की लड़ाई हुई थी और विशिष्ट ज्ञान ने इसी युद्ध में अपनी एक आंख गंवा दी थी। इसका मतलब वो सच में किताब घुस आई है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हद है, मतलब कोई किताब में कैसे घुस सकता है और वो बनकर भी आई तो क्या? राजकुमारी रुद्रकृष्णा, वो जिसके पास कोई शक्ति नहीं थी। हो, इस कहानी में राजकुमारी रुद्रकृष्णा ही एक ऐसी एकमात्र किरदार थी जिसके पास कोई आत्मिक ऊर्जा नहीं थी। उसकी ऊर्जा कभी जागृत ही नहीं हुई थी। एक उसकी माँ की पवित्र शक्ति ही थी जो उसकी रक्षा करती थी, लेकिन रुद्रकृष्णा के पास अपनी कोई शक्ति नहीं थी। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर कर क्या रही है और आई कैसे? और वो बंदा जिसने किताब लिखी थी, वास्तव क्या उसने किताब में कोई जादू किया था क्या? शशक का गाल अभी तक दर्द कर रहा था, इसलिए उसे इतना तो पता था कि वो सपना तो बिल्कुल भी नहीं देख रही है, लेकिन ये सब सच भी तो नहीं लग रहा है। और ये साहित्य, ये भटकी आत्मा यहाँ क्या कर रहा है शांतनु बनकर? क्या ये भी किताब के अंदर आ चुका है? लेकिन ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है। इसकी बातें वैसी ही हैं जैसे शांतनु की थी किताब में, बिल्कुल चिज़ दिलाने वाली। और 1 मिनट, अगर ये लोग काश्र पहाड़ी पर हैं, ये मतलब यहाँ विशिष्ट ज्ञान की आंख फूटने वाली है, क्योंकि दोनों ही बालक नहीं जानते हैं कि शांतनु की तलवार में विष लगा हुआ है। इसी बीच दोनों युवक उसके उठने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन जब विशिष्ट ज्ञान से रहा नहीं गया तो उसने शशक की तरफ हाथ बढ़ा दिया। राजकुमारी रुद्रकृष्णा। शांतनु ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। विशिष्ट ज्ञान ने उसकी तरफ देखा तो शांतनु ने उसका हाथ झटक दिया। वो शाखा परिवार की राजकुमारी हैं। तुम उन्हें इस प्रकार हाथ नहीं लगा सकते हो। और तुम लगा सकते हो। वो हमारे युद्ध के मध्य आई हैं, विशिष्ट ज्ञान ने चिढ़कर कहा तो शांतनु ने कहा, हम बाल्यावस्था से एक दूसरे के साथ पले बड़े हैं। विशिष्ट ज्ञान हल्के से हंस पड़ा। आप संभवतः भूल रही हैं कि आपकी वाग्दत्ता राजकुमारी रुद्रकृष्णा नहीं बल्कि राजकुमारी शीलवती हैं। अतएव रुद्रकृष्णा पर अपना अधिकार जताना बंद करिए, क्योंकि जिसका आपका दायित्व नहीं उठाना चाहते उसके ऊपर अपना अधिकार जतलाना अनुचित है। शांतनु की मुट्ठियां भिंच गई। तुम कुछ अधिक ही बील रहे हो। और क्या कर लोगे तुम मेरे बोलने पर? विशिष्ट ज्ञान ने अपने हाथ फैला दिए। शांतनु ने उसे घूरकर देखा और एकदम से अपनी तलवार उसके ऊपर तान दी। मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। अरे ऐसे कैसे? कहते हुए शशक एकदम से उठ खड़ी हुई और उसने अपने बैग से शांतनु की तलवार को हटाते हुए कहा, बाप का राज है क्या?
दोनों लड़कों ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो शशक झिम गई। हाँ, मतलब है राज बाप का, लेकिन सिर तो बेचारे विश्वे का है ना, उसको क्यों काट रहे हो? राजकुमारी रुद्रकृष्णा, विशिष्ट ज्ञान ने हैरानी से शशक की तरफ देखा। शशक आकर उसके आगे खड़ी हो गई और शांतनु के सामने खड़ी हो गई। देखो, ऐसा है, वो जो अंदर दानव है वो समाप्त होगा, पर अभी नहीं, इसलिए आपस में लड़ने का कोई फायदा है नहीं। और तुम अपनी तलवार को जरा कम घुमाओ, उसकी एक हल्की सी खरोंच भी किसी को अंधा कर देगी। उस पर पॉइजन लगा हुआ है। क्या लगा है? राजकुमारी रुद्रकृष्णा किस प्रकार की भाषा में संवाद कर रही हैं आप? शांतनु ने अचंभे से पूछा। शशक थोड़ी सकपका गई। फिर उसने कहा, तात्पर्य है कि विष। हाँ, विष, विष कहते हैं, वो लगा है तुम्हां आपकी तलवार पर। राजकुमार शांतनु, विशिष्ट ज्ञान और शांतनु की आंखें बड़ी हो गई। विशिष्ट ज्ञान ने तुरंत शशक को हटाकर अपनी बगल में किया और शांतनु की तरफ देखा। तुमने अपनी तलवार में विष लगाया है? शांतनु हड़बड़ा गया। क्या व्यर्थ का आरोप है ये, और निरा ही आधारहीन आरोप है। राजकुमारी रुद्रकृष्णा, क्या आपको ज्ञात नहीं है कि बिना किसी प्रमाण के इस प्रकार किसी पर आरोप लगाने का क्या दंड है? कोई विष नहीं लगा है मेरी तलवार। अरे ए बाबा, तुमको पता नहीं है, पर सच में तुम्हारी तलवार पर विष लगा है। जस्ट ट्रस्ट मी नो, शशक ने कहा तो दोनों युवकों की फिर से दृष्टि उसकी ओर उठ गई। शशक को एहसास हुआ तो उसने तुरंत कहा, तात्पर्य है कि विश्वास करिए मुझ पर, इस तलवार में सच में विष लगा है। विशिष्ट ज्ञान ने एक गहरी सांस छोड़ी और फिर वो शशक की तरफ पलट गया। क्या प्रमाण है आपके पास कि राजकुमार शांतनु की तलवार पर विष लगा हुआ है? शशक ने अपनी चुटकी बजा दी। अभी लो। इतना कहकर वो आगे बढ़ी और उसने शांतनु के हाथ से तलवार लेते हुए कहा, एक्सक्यूज मी प्लीज। शांतनु बेचारा इससे पहले कि कुछ कह पाता, शशक ने उसकी तलवार पकड़ी और पास में उगी एक झाड़ी के तने को हल्के से को काट दिया। देखते ही देखते झाड़ी पूरी काली फिर गई और अगले ही पल वो नीचे गिर गई और जलने लगी। शशक ने अपने छोटे छोटे बालों को एक झटका दिया और फिर वो दोनों लड़कों की तरफ पलट गई। उसने सामने उंगली की, है। देखा, मैंने बोला था ना कि इसमें विष है। तुम लोग यार मान नहीं रहे थे मेरी बात। अब देख लो। विशिष्ट ज्ञान की मुट्ठियां भिंज गईं। उसने तुरंत शांतनु की तरफ देखा, तो तुम इस प्रकार से युद्ध जीतने आए थे, विष अपनी तलवार में लगाकर? शांतनु इससे पहले कि कुछ कहता, शशक ने अपना हाथ हिला दिया। अरे नहीं। राजकुमार शांतनु को स्वयं पता नहीं था। विशिष्ट ज्ञान उसकी तरफ पलट गया। तो तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने लगाया था इस विष को? शशक एकदम से चमक कर बोली, पागल वागल हो क्या? मैं क्यों लगाऊंगी? दिमाग फिरा थोड़ी है मेरा, और मुझे विष लगाकर क्या ही मिल जाएगा? मैंने तुम्हें बचाया है। तुम मुझे थैंक्स करने की बजाय ब्लेम कर रहे हो। विशिष्ट ज्ञान ने अपनी भवें उठा दी तो शशक ने कहा, तुम मेरा धन्यवाद करने की बजाय मुझ पर आरोप लगा रहे हो। हद है, मतलब इंसानियत करने का भी ये सिला दे रहे हो मुझे। तो तुम, विशिष्ट ज्ञान ने कहना चाहा कि तभी उसे कुछ आभास हुआ। उसने तुरंत पहाड़ों के ऊपर की तरफ देखा। काल चक्रात आ रहा है। शशक भी चौंक उठी। दरअसल इस किताब में कालक चक्रात एक भूतिया तूफान था और कोई भी नहीं जानता था कि ये क्यों, कब और कैसे कहाँ आ जाएगा। कोई भी इससे जीत नहीं पाता था। हमें यहाँ से निकलना होगा एवं पहाड़ी के नीचे पहुँचना होगा, शांतनु ने कहा और शशक की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। राजकुमारी रुद्रकृष्णा, चलिए शीघ्र, हमें नीचे चलना होगा। शशक ने कुछ भी कहने की बजाय विशिष्ट ज्ञान की तरफ देखा जो अभी भी पहाड़ों की तरफ देख रहा था। उसकी मुट्ठियां खुलबंद हो रही थी। शशक जानती थी कि बचपना में विशिष्ट ज्ञान कालचक्रात में फंस गया था और किसी प्रकार से बच गया था, लेकिन उसके भीतर का भय अब भी वैसा ही था। शशक ने शांतनु की तरफ देखा। मैं राजकुमार विशिष्ट ज्ञान के साथ जाऊंगी। इतना कहकर उसने शांतनु की तरफ तलवार उछाल दी। शांतनु उसे स्तब्ध होकर देख रहा था तो वहीं शशक जाकर विशिष्ट ज्ञान के पास खड़ी हो गई। विशिष्ट ज्ञान ने उसकी तरफ देखता तो शशक ने कहा, क्या
मैंने बचाया है तुम्हें। विशिष्ट ज्ञान एक हल्की सी हंसी हंस पड़ा। लगता है कि आपसे एक गहन संवाद करने की आवश्यकता है। इतना कहकर वो झुका और उसने शशक का वो काला बैग उठा लिया जिसके बारे में शशक भूल गई थी। फिर विशिष्ट ज्ञान ने शांतनु की तरफ देखा। नीचे जाओ, काल चक्रात आता ही होगा। शांतनु ने अपना सिर हिला दिया और फिर उसने एक कागज तेजी से अपने कवच में से निकालकर हवा में उड़ा दिया। अगले ही पल वहां एक पालकी प्रकट हो गई। शांतनु ने उसमें जाने से पहले शशक की तरफ देखा, लेकिन शशक अपना बैग पहनने में बिजी थी। शांतनु की मुट्ठियां भिंच गई, लेकिन वो पालकी में चला गया। वहीं विशिष्ट ज्ञान ने एक सीटी मारी तो एक काला घोड़ा तेजी से भागते हुए आया। शशक इस पर घोड़े को जानती थी। ये विशिष्ट ज्ञान का वफादार घोड़ा था जिसका नाम त्राटक था। इसी बीच विशिष्ट ज्ञान ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। चलो। शशक ने बिना कुछ सोचे अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया और वो दोनों तेजी से भागते हुए त्राटक की तरफ चले गए। इसी बीच उनके ठीक पीछे उस काली चट्टान पर खूब सारी काली मकड़ियां थी जो कि एक बड़ा सा जाला बुन रही थी। उस जाले का एक घेरा पूरा हो चुका था।